देखिए, जैसा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा अकेले रामचंद्र शुक्ल ने नहीं की। इससे पहले बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने प्रयास किया है, जिनमें सबसे पहले कौन आता है? गारसा द तासी, जिसने लिखा था इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंडोई हिंदुस्तान, जिसका 2 खंडों में वो किया था। जो एक तो प्रकाशन हुआ था 1843, एक प्रकाशन हुआ था 1847। सबसे पहला प्रवास गारसा द तासी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंडोई हिंदुस्तान। दूसरा प्रयास जो किया था वो किसने किया था? शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने, जिसमें क्या नाम रखा था? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, जिसने 1883 में उसका प्रकाशन किया था। उसके बाद में तीसरा जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। अब डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो है वो अंग्रेजी सरकार में IAS अफसर थे, लेकिन हिंदी भाषा के प्रति उनका आकर्षण हुआ और उन्होंने हिंदी भाषा की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई। तो उन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1888 में प्रकाशन किया था। और उसमें करीब 838 कवियों की काव्य रचना, उनकी जानकारी उन्होंने प्रदान की थी। उसमें सर्वप्रथम एक बढ़िया प्रयास जिसे कहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में, वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास में दिखाई देता है। लेकिन फिर भी काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने अपना वो नहीं बनाया। वो किसको महत्व दिया? रामचंद्र शुक्ल को। उसके बाद में मिस्र बंधु विनोद लिखा है, और मिस्र बंधु विनोद जो लिखा है उसमें 1000 कवियों की जानकारी दी गई है, उनके कालक्रम को दिखाया गया है। तो मिस्र बंधु जो थे भाई, बंधु का मतलब भाई, मिस्र बंधु वो 3 थे। एक गणेश बिहारी था, एक सुखदेव बिहारी था, एक श्याम बिहारी था। 3 भाई थे। तीनों भाइयों ने मिलकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसका नाम क्या था? मिस्र बंधु विनोद था। और 5वें नंबर पर फिर कौन आया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जिसको काशी नागरिक प्रचारणी ने सर्वसम्मति से मान्यता प्रदान की है और 1929 में जिसका प्रकाशन किया गया है। इसके बाद भी परंपरा ऐसा नहीं कि बंद हो गई। आचार्य जो दिए हैं, द्विवेदी जी के द्वारा भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें आदिकाल नाम है, ये इन्हीं के द्वारा दिया हुआ है। हिंदी भाषा का उद्भव विकास है, जो साहित्य लिखा है वो भी उन्हीं के द्वारा दिया गया है। और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। तो ऐसा नहीं है परंपरा यहीं तक सीमित रही, आगे भी बढ़ी, लेकिन इस सब में जो स्थान मिला है वो किसको मिला है? रामचंद्र शुक्ल को मिला है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका विभाजन जो किया है वो 4 कालों में है। और पहला आदिकाल है, आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 है। दूसरा नाम दोहरा नामांकन है। और पूर्व मध्यकाल का जो एरिया है उसको पूर्व और उत्तर 2 भागों में बांट दिया है। तो पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल नाम दे दिया। 1375-1317 के बीच में ही तो मुगल आए थे, तो मुगल काल है, इसलिए उत्तर का मतलब है बाद वाला काल। अब बाद वाला काल जो है वो उसको रीतिकाल की संज्ञा दे दी गई, जो 17 से लेकर 1900 तक चला है। और आधुनिक काल का मतलब है जो गद्य का विकास हुआ है। तो गद्य का जो विकास हुआ है उसको आधुनिक काल नाम दे दिया। तो आदिकाल के अंतर्गत जो काव्य धाराओं का, प्रत्येक के अंदर काव्य धाराओं का विकास हुआ है। चाहे आपसे पूछा जाए कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल ये किन परिस्थितियों की देन है, तो सीधी बात है कि ये कौन सी परिस्थितियों की देन है? ये सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, क्योंकि जब जब इनमें परिवर्तन हुआ है
तो काल ऑटोमेटिक बदलता हुआ नामकरण चला गया है। प्रत्येक काल के नामकरण को भी उन्होंने आधार बनाया है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं। लेकिन अपन संक्षिप्त रूप में इन चीज़ों को थोड़ा सा कि आदिकाल का जो विकास हुआ है, आदिकाल का मतलब है प्रारंभिक शुरुआती काल जो है, जिसमें वीर राजाओं की गाथाओं को आधार बनाया है। जो समय क्या रखा है 1050 से 1375, इसके बीच में जो अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि 1027 में कहाँ आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? सोमनाथ पर आक्रमण किया था ना 1026 में। तो उसका आक्रमण मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, जो ये लोग हैं, इस समय जो उनकी वीर गाथाओं को इसमें आधार बनाया गया है। इस आदिकाल की जो विभिन्न काव्य धाराएँ का जो विकास हुआ है वो कौन कौन सी हैं? नाथ काव्य धारा है, बौद्ध काव्य धारा है, जैन काव्य धारा है, सिद्ध काव्य धारा है, लौकिक साहित्य है और रासो साहित्य है। तो नाथ काव्य धारा, ये सिद्ध काव्य धारा इनसे पहले आएगी। सिद्ध काव्य धारा बौद्ध धर्म जैन धर्म से भी पहले आएगी ना, पहले नाथ काव्य, फिर सिद्ध काव्य, फिर बौद्ध काव्य, फिर जैन काव्य, फिर लौकिक और फिर रासो साहित्य। ये काव्य धाराओं का विकास हुआ है। और इसके अंतर्गत मैंने आपको क्वेश्चन में बताई थी कि भक्ति काल का भी 2 काव्य धाराओं में विकास हुआ था, जिसमें क्या था? सगुण और एक क्या थी? निर्गुण। सगुण का भी 2 में विकास हुआ है, जिसमें एक क्या थी? राम काव्य धारा, और ये क्या थी? कृष्ण काव्य धारा। इसके प्रवर्तक कौन है? राम काव्य धारा के तुलसी। इसके प्रवर्तक कौन है? सूरदास। निर्गुण में भी 2 काव्य धाराओं का विकास हुआ है, जिसमें कौन है? संत काव्य धारा। चाहे इसको ज्ञान मार्ग की धारा बोलो, ज्ञान मार्ग, बात एक ही है। इसके प्रवर्तक कौन है? कबीरदास। और एक जो हुई है वो कौन सी है? प्रेम मार्ग। इसके प्रेम मार्गी बोलो, चाहे इसको बोल दो सूफी काव्य धारा, बात एक ही है, क्योंकि सूफी संत थे इस काव्य रचना को आगे बढ़ाने में, इस काव्य धारा को। तो सूफी इसमें कौन है? इसमें मलिक मोहम्मद जायस। ये विकास है। इतना कुछ पढ़ोगे तब आपको भक्ति काल के विषय में जानकारी मिलेगी। समझ रहे हो ना? क्योंकि हर काल में काव्य धाराओं का विकास हुआ है। तो पूर्व मध्यकाल भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, और जिसमें 1375 से 1700 तक सगुण और निर्गुण 2 काव्य धारा बटी हैं, सगुण और निर्गुण। तो सगुण का मतलब क्या है कि इसमें भगवान के रूप, चाहे उसको कृष्ण मानो, चाहे राम मानो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश से जो भी मानो, लेकिन उसके साकार रूप की पूजा होती। समझ लो, साकार रूप की पूजा। लेकिन निर्गुण में साकार रूप की पूजा नहीं होती है। निर्गुण का मतलब है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। समझ लो, जिसका कोई आकार नहीं है, वो सारे गुणों से परे है, जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, मंदिर मस्जिदों का प्रयोग किया है। तो इसके अपोजिट में निर्गुण काव्य धारा का विकास हुआ है। दूसरा रीजन ये भी था इसका कि सगुण के जो समर्थक हैं, कौन? तुलसी और सूर। ये लोग कौन थे? ये लोग ब्राह्मण थे। और कबीर और मलिक ये कौन थे? ये निम्न जात तक हैं। निम्न जातक का मतलब निम्न जात में उत्पन्न हुए हैं। जो किसमें? कबीर को कोई हिंदू कहता है, कोई मुसलमान कहता है। मलिक मोहम्मद की जो जायसी हैं वो तो मुसलमान हैं, लेकिन इसको भी झूला परिवार ने पालन पोषण किया है कबीर का, तो इसको भी मुसलमान मान लिया, इसको भी मुसलमान मान लिया। तो फिर इनको मंदिर मस्जिदों में जगह नहीं दी गई, और जब मंदिर मस्जिदों में जगह नहीं दी तो इन्होंने अपनी एक अलग काव्य धारा का विकास कर लिया, जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने? निर्गुण रखा है।
अपने अपने परमपिता परमेश्वर को याद करने का तरीका है। और ये जो रीति काल है, इसके बाद जो विकास हुआ है काव्य धारा का, इसमें रीति काल में 3 काव्य धारा चल रही है। तीन कौन कौन सी है? एक तो रीतिबद्ध है, रीतिबद्ध, ये कौन सी है? रीति सिद्ध है, जो आप सेकंड ईयर में पढ़ो। और ये कौन सी है? ये रीति मुक्त है, रीति। अब रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ये काव्य धारा आपको पढ़नी है। जो मैं बता रहा था आपको कि आपकी रीति काव्य और रीति काव्य के साथ रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति आपको टिप्पणी आएगी। प्रमुख प्रवृत्तियों की क्या आएगी? टिप्पणी आएगी। तो वो टिप्पणी आपको इसी में से आनी है। वो टिप्पणी किस में से आनी है? इसी में से आनी है आपको टिप्पणी। तो रीतिबद्ध क्या है, रीति सिद्ध क्या है, रीति मुक्त क्या है? अरे रीतिबद्ध का मतलब है, रीति का मतलब होता है एक मार्ग है, एक शैली है, एक परंपरा है, समझ लो आप, जिसमें चलकर इस काल के कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं का निर्माण किया है। रीति का मतलब है परंपरा, शैली, और बद्ध का मतलब है बंधी हुई। इसका मतलब कि रीति काल की वो परंपरा जिसमें काव्य शास्त्र के जो काव्यांग हैं, जिसमें छंद अलंकारों का निर्माण किया है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है, उनके अनुसार बनी हुई काव्य रचना को क्या कहलाएंगे? रीतिबद्ध। जो रीति में बंध कर काव्य रचना हुई है वो रीतिबद्ध कहलाइए, जिसमें लक्षण ग्रंथ काव्य शास्त्र के काव्यांगों के अनुरूप उनके नियमों की पालना की गई है ना, वो रीतिबद्ध में है। तो रीतिबद्ध में कौन है? आपके केशवदास, कौन है? चिंतामणि, कौन है? सेनापति, कौन है? रेल, पद्माकर। ये सारे के सारे किस्म आते हैं क्योंकि इन सारे लोगों ने क्या किया है? इन सारे लोगों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। और रीति सिद्ध का मतलब है कि इन लोगों ने रीति सिद्ध में अकेले कौन आते हैं? बिहारी। रीति सिद्ध में अकेले बिहारी आते हैं आप। और रीति से इन्होंने परंपरा के अनुसार काव्य रचना नहीं की। ऐसा नहीं है कि इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, छंद अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है, लेकिन रीति के अनुसार नहीं किया है। बस अपनी काव्य रचनाओं को सिद्ध कर दिया है इन्होंने लक्षण ग्रंथों के माध्यम से, लेकिन रीति की पालना इन्होंने नहीं की है। ये रीति सिद्ध कवि अकेले बिहारी हैं। और रीति मुक्त का मतलब है कि जिन लोगों ने रीति परंपरा के अनुसार कोई काव्य रचना नहीं की, न उन्होंने लक्षण ग्रंथों के अनुसार काव्य रचना की, कुछ नहीं किया उन लोगों ने। तो इसमें कौन आता है? इसमें आपके गाना, गोदा, कौन आता है? आलम, कौन आता है? ठाकुर। और जो चौथा आधुनिक काव्य है, चौथे आधुनिक काव्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? उसका भी वही काल विभाजन हुआ है, वही काव्य धाराओं का विकास हुआ है। तो आधुनिक काल भारतेंदु हरिश्चंद्र से चालू होता है। तो 1850 से 1900 तक कौन सा माना है? इसमें 6 काव्य धाराओं का विकास हुआ है। किसमें? आधुनिक काल में। टोटल सभी में काव्य धारा चली हैं अलग अलग नाम से, लेकिन उसमें भी 6, जिसमें पहली भारतेंदु है 1850 से 1900 तक। दूसरी कौन है? दूसरी द्विवेदी जी युग है, जिसको सुधारवादी काल के नाम से जाना गया है। वो 1900 से लेकर 1920 तक चला है। तीसरा छायावाद है, 1920 से 1936 तक चला है। और 36 से लेकर 43 तक अगला प्रगतिवाद चला है। और 5वां चला है प्रयोगवाद, जो 43 से लेके 54 तक चला है। और 54 के बाद में फिर कौन सा? प्रगति के बाद प्रयोगवाद आया। प्रयोगवाद के बाद क्या आ गई? नई कविता। तो नई कविता 1954 से चालू हो जाती है। इस तरह से इसका क्या दिया है? हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण दिया है शॉर्ट में, जो आपको मैंने बता दिया है सिलेबस के अनुसार। लेकिन यह आपने पढ़ लिया फर्स्ट ईयर में, अब आपको क्या पढ़ना है? रीति का। इसलिए ये पूरी सारी चीज़ बताई गई है। फर्स्ट ईयर में से थर्ड ईयर में जब पहुँचोगे आप, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आधुनिक काल। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे
प्रत्येक काल में से बुक ली जाती है, इसी में से आपका सिलेबस का निर्धारण होता है और इसी में से बुक चलती हैं आप। ठीक, कोई बात समझ नहीं आई हो तो फिर कभी भी आप पूछ सकते हो।